नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो खड़ा होता है कि राष्ट्रवाद है क्या, और राष्ट्रवाद जो शब्द है वो कहां से आया, इसका अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, इन सब चीजों का अपन अध्ययन पहले थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रवाद जो है इसकी परिभाषा अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अपने देश के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। अपने देश के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करना ही राष्ट्रवाद है। और परिभाषा को इसको अगर अपन इतिहास के तौर पर देखें, किताबी भाषा में देखें तो विभिन्न धर्मों, संस्कृति और अलग अलग जो जातियां हैं, भाषा है, इन सबको मिलाकर के एकता के सूत्र में बांधना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत राष्ट्रवाद जो शब्द है उसके उत्पादक कौन थे, जॉन गोटफ्रेड हर्डर। राष्ट्रवाद शब्द के उत्पादक जॉन गोटफ्रेड हर्डर, और इसकी उत्पत्ति जो है कहां से होती है, यूरोप से होती है। अपन यूरोप से होती है यहाँ तक ठीक है। वापस टॉपिक पर आते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो कब आया, कैसे पनपा और क्यों पनपा, क्या जरूरत पड़ गई थी भारत में राष्ट्रवाद की, ये सब चीजें अपन अध्ययन करते हैं। तो पहला टॉपिक अपन लेकर चलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद की उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। भारत, आप जानते होंगे ये बात तो कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का भारत पर शासन था, तो उस समय जो भारत के नागरिक है वो एक तरह से गुलाम थे और उनका जो है शोषण भी किया जाता। तो भारतीय नागरिकों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि हम क्यों न ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। और यही स्वतंत्रता की जो इच्छा थी भारतीय नागरिकों की, वो किसमें बदल गई, राष्ट्रवाद में बदल गई। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टॉपिक है जिनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। पहला टॉपिक रहेगा अपना विश्व युद्ध, खिलाफत। विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध था, 1914 में शुरू हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू होता है, 1914 में, और खत्म कब हो जाता है, 1918 में। विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। तो ब्रिटेन ने भाग लिया तो भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण जो ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारतीय जो नागरिक थे उनको जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और जो युद्ध में भेज रहे थे नागरिकों के न चाहते हुए भी उन्हें सेना में भर्ती करके कहां भेजा जाता था, युद्ध में भेजा जाता था। इससे भी परेशान थे। दूसरा था एक खिलाफत आंदोलन भी 1919 में शुरू हो गया। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, ब्रिटेन ने तुर्की जो साम्राज्य है उसको परास्त करके जो खलीफा का पद था उसको हटा दिया। खलीफा का पद हटाने के कारण जो तुर्की साम्राज्य के मुस्लिम लोग थे उनमें ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा था। महात्मा गांधी का क्या कहना था, मानना था कि अगर हिंदुओं और मुस्लिम दोनों को एक हमें करना है तो ये सबसे अच्छा मौका है। इन दोनों को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने किसमें भाग ले लिया, खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिया। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग ले लिया और जो खलीफा का पद था वो भी वापस दिला दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले। इसी फायदे के लिए महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन था उसमें भाग लेकर खलीफा का पद वापस दिलाया। अब अगला टॉपिक आता है कि महात्मा गांधी, चलो अपन ने पढ़ लिया कि महात्मा गांधी ने खिलाफत युद्ध में भाग लिया 1919 में, ये सब चीजें पढ़ ली। इसके बाद महात्मा गांधी भारत कब लौटते हैं, महात्मा गांधी भारत लौटते हैं 1915 में। कहां से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उसके खिलाफ भी रंगभेद की नीति के कारण, किसके कारण,
रंग भेद की जो नीति थी दक्षिण अफ्रीका की सरकार की, उससे भी लोहा लिया था और रंग भेद को भी समाप्त किया था। भारत आते ही महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, कहाँ चंपारण, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में, चंपारण में एक चंपारण का दौरा किया और दूसरा 1917 में किया था खेड़ा का, जो कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं थी इन दोनों ही जगहों पर, इन समस्याओं को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण और खेड़ा दौरा किया था और इनकी समस्याओं का भी समाधान दिलवाया गया। अगला टॉपिक अपन महात्मा गांधी को ही लेकर चलते हैं कि महात्मा गांधी जो उन्होंने आंदोलन, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था, कई आंदोलन भी चलाए थे महात्मा गांधी। उनमें 3 आंदोलन प्रमुख रहे थे। पहला था आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरे आंदोलन में भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटेन ने भारत को क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। असहयोग आंदोलन में भी उतनी सफलता नहीं मिली और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि दोनों आंदोलन एकदम अपनी चरम सीमा पर थे, स्वतंत्रता मिल भी जाती, लेकिन दोनों ही आंदोलन क्या कर लिए गए, वापस ले लिए गए। और इसके बाद ऐसे पहला टॉपिक अपन असहयोग का ही उठाते हैं। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है महात्मा गांधी करते हैं 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का कहना था कि हमें न तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना है और न ही ब्रिटिश सरकार से सहयोग लेना है। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, अलग अलग नगरों मजदूरों ने काम छोड़ दिए, हड़ताल कर दी गई, कारखानों में, विश्वविद्यालय कॉलेजों में भी बंद कर दिए गए। कई जो उपाधियां थी अंग्रेजों द्वारा दी गई, भारतीयों को उपाधियां थी, उनको भी वापस लौटा दिया गया। इसमें महात्मा गांधी की एक उपाधि थी केसरी हिंद, महात्मा गांधी की उपाधि थी केसरी हिंद, इसको भी वापस लौटा दिया गया। और जो स्टूडेंट थे कॉलेज विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी, जो सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय थे ब्रिटिश सरकार के, उन्हें जाने से मना कर दिया वहां जाने से। आंदोलन, असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। तभी एक घटना जो है नई घटित हो जाती है जनवरी 1922। कब? 1922, चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड में क्या होता है कि गोरखपुर में, कहां पर, यूपी के गोरखपुर में चौरा चोरी गांव में एक थाना था जिसमें 20+1 सिपाहियों को मार डाला गया। यानी कि 20 सिपाही थे प्लस एक थानेदार जो था, इनको जिंदा जलाकर मार दिया गया। और गांधी जी जो थे वो थे अहिंसा के पुजारी। अब गांधी जी से ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और 1922 में ये जो असहयोग आंदोलन है यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी कुछ दिन शांत रहते हैं, लगभग 10 साल तक, और 1930 में एक नया आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन, वायसराय जो था लॉर्ड इरविन, इसको पत्र लिखा था, अपना 11 सूत्री पत्र लिखा था। उस पत्र में महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी थी, जिनमें नमक कर हटाना और जो भारतीयों पर जबरदस्ती लगाए गए कर है उन्हें भी हटाना, नमक पर जो टैक्स लगता था विशेषकर उसे हटाना जरूरी था। और इरविन को एक अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि अगर आपने ये मांगे जो है नहीं मानी तो एक आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इरविन ने ये बातें नहीं मानी तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। और शुरुआत कहां से होती है? साबरमती नदी से। साबरमती नदी के तट पर अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों के साथ दांडी की ओर कूच कर दिया, यानी कि दांडी की ओर रवाना हो गए। अब दांडी जाकर महात्मा गांधी ने क्या किया? अपने हाथों से नमक बनाया, समुद्र से अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया।
और नमक कानून को तोड़ने के बाद भारत में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के जितने भी कानून थे उन सभी कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। तो बाहर से जो आयात होता था, भारत में निर्यात होता था, उनमें भी ब्रिटिश सरकार का जो था मुनाफा था उसमें भी गिरावट आई, आधे से भी कम रह गया। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर 100 करोड़ का निर्यात होता था तो वो 50 करोड़ पर ही रह गया था। यानी कि इस आंदोलन का असर जो था इतना जबरदस्त था कि ये जो ब्रिटिश सरकार का न तो सहयोग कर रहे थे, न उनके कानूनों की पालना कर रहे थे और जो आयात निर्यात था वो भी आधा रह गया था। इसके चलते महात्मा गांधी ने, ब्रिटिश सरकार ने एक साजिश रची कि गोलमेज जो सम्मेलन थे, पहला गोलमेज सम्मेलन होना था 1932 में लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1932 में लंदन में। अब 1932 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होना था, इसमें ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, भाग लीजिए और अपनी जो समस्याएं हैं वहां पर बताइए। ये जो समस्याएं आप बताओगे वहां पर तो आपके लिए एक नया संविधान भी बनाया जाएगा। ऐसा लालच देकर महात्मा गांधी को कहां भेज दिया गया? लंदन गोलमेज सम्मेलन में। और जो ये आंदोलन है यहीं पर समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी लंदन गोलमेज सम्मेलन में गए थे। महात्मा गांधी के साथ कई और भी भारतीय जो नेता थे वो भी गए थे। एक थे आपके B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी कहां गए थे? गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन से नाराज होकर ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी की जो मांगे थी वो गोलमेज सम्मेलन भी नहीं मांगी गई और उन्हें वापस वहां से निकाल दिया गया। निकालने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? 1933 में, कब? 1933 में महात्मा गांधी ने दोबारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। ये आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू तो किया, लेकिन इसमें महात्मा गांधी को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और बर्बरतापूर्वक जो आंदोलनकारी थे उनका दमन कर दिया गया। और दमन करने के बाद दमन कर दिया और आगे जो आपका आंदोलन है इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और महात्मा गांधी ना तो भारत को सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वतंत्रता दिला पाते हैं और ना असहयोग आंदोलन में। दो ये जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों के असफल होने का मुख्य कारण क्या था कि लोगों की जो भावनाएं थी असहयोग आंदोलन के प्रति वो क्या थी? अलग अलग थी। किसी को अपने हित की पड़ी, अपने हित की स्वतंत्रता का जो मतलब लोगों ने निकाला था, अर्थ निकाला था, वो सबने अलग अलग निकाल दिया था। मजदूरों ने अपने हिसाब से जो स्वतंत्रता का अर्थ था वो अलग निकाल लिया, उनको जबरदस्ती बागानों में काम करवाया जाता था। उन्होंने वहां की स्वतंत्रता ही सोची, सिर्फ देश की स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इतना ही कहा हमें यहाँ से आजादी मिल जाएगी। और जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने टैक्सों से मुक्ति चाहिए। भारत पूरे देश की स्वतंत्रता जो है किसी ने नहीं सोची थी, अपने हितों के लिए जो आंदोलन था वो लोग लड़ रहे थे। अब तीसरा आंदोलन शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन शुरुआत होने से पहले ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी के साथ कई अन्य नेता भी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो महात्मा गांधी ने जेल में रहकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने जेल के अंदर से की थी और बाहर जो अंडरग्राउंड नेता थे उन्होंने नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार ने घुटने भी टेक दिए थे और 1947 को भारत को आजादी दे दी गई थी। 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। ये जो तीन आंदोलन थे ये अपने शॉर्ट तरीके में हमने एक बार देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। अब वापस टॉपिक की ओर आते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो हमने कहाँ छोड़ दिया था। ये आंदोलन तो हमने इसलिए पढ़े क्योंकि आपकी बुक में आंदोलन अलग अलग लगा रखे, इसलिए आपको पहले थोड़ा बहुत समझा दिया ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो।